एक छोटी सी बहस हो गई ओवरटेक को लेकर के। और उनके परिवार के सामने उनको पीट पीट कर मार दिया गया। उनकी पत्नी का भी अबॉर्शन हो गया। तुम्हारी जिंदगी भीतर से बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। बाहर से गाड़ी भगा के क्या होगा? आपने देखा है, आप जब जिंदगी से खुश होते हो तो रोड रेस तो छोड़ दो, आप रैश ड्राइविंग भी नहीं करते। आपने देखा है, ये तो रोज 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हो। इतने में दुनिया की न जाने कितनी अच्छी किताबें पढ़ ली होती। जाओ जहाँ जिंदगी हो, कम कमाओ पर जियो तो सही। पेट्रोल पंप था रात के 2 बजे की बात, वहां पर आकर के रुकती है एक स्कॉर्पियो और उसके सारे शीशे जो हैं एकदम काले। मुझे तो पता नहीं कौन है। मैं गाड़ी से उतर आया, मैंने कहा यहाँ है, इधर लगेगा, इधर ही। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, मैंने तड़ाक से थापड़ मार दिया उसको। कौन कहता है कुत्तों की पूंछ सीधी नहीं होती? मुंबई में आके हो जाती है। क्यों? यहाँ टेढ़ी होने की जगह ही नहीं है। जिंदगी बहुत अच्छी चीज हो सकती है, बहुत ऊंची चीज हो सकती है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन रोड रेज के संदर्भ में था। अभी हाल में मुंबई में एक घटना हुई थी जिसमें एक परिवार साथ में ट्रैवल कर रहा था और उस व्यक्ति के साथ एक छोटी सी बहस हो गई ओवरटेक को लेकर के। और उनके परिवार के सामने उनको पीट पीट कर मार दिया गया। उनकी पत्नी का भी अबॉर्शन हो गया। बहुत ही दुखद घटना थी। तो मैं थोड़ा जानना चाहता था कि इसके पीछे की मेंटालिटी और साइकोलॉजी क्या है। लाइक इतनी छोटी सी बात पे एक छोटे से स्क्रैच या ओवरटेक को लेकर के लोग जान एक दूसरे के लेने पर क्यों आतुर हो जाते हैं। ये इस तरह की घटनाएं, ये तो एक घटना है, काफी कुछ सुनने को मिलती है इस तरह की घटनाएं। और एक जनरली इसके पीछे क्या मेंटालिटी वो थोड़ा जानना था। और दूसरा कि अगर हम इस तरह के सिचुएशंस में कभी लैंड कर जाएं तो हमें कैसे डील करना चाहिए, किस लेवल तक एस्केलेट करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि किसी की भी गलती हो माफी मांग लो, पैसे देके निकल जाओ। हाउ डू वी डील विद दिस सिचुएशंस व्हेन पीपल आर सो एंग्री छोटी सी बात को लेकर के। और मेंटालिटी क्या है इसके। छोटी सी बात को लेके एंग्री नहीं है। छोटी सी बात तो टिपिंग पॉइंट है। करीब 15-18 साल पहले मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आई थी, द टिपिंग पॉइंट। उसी से संबंधित उनकी अभी हाल 6 महीने पहले फिर से एक और आई है, रेंज ऑफ द टिपिंग पॉइंट करके शायद। इसमें उन्होंने उदाहरणों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा ये बड़े सलीके से दिखाया था कि कैसे जो घटनाएं आप सोचते हो कि अभी घट रही हैं, वो घट नहीं रही हैं, वो बस प्रेसिपिटेट हो रही हैं। जैसे एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। उसको जरा सा हिला दो तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। आप ये थोड़ी कहोगे मेरे हिलाने से उसमें क्रिस्टल बन गए। इसको आप बोलते हो द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। तुमने उस पे इतना लाद रखा था, इतना लाद रखा था कि वो मरने को तैयार था। फिर तुमने उस पर जा करके बस एक तिनका और रख दिया। हम्म, तो वो बिल्कुल धराशायी हो गया ऊंट। तो तिनके ने थोड़े ही ऊंट को ध्वस्त कर दिया। आपने कहा कि इन स्थितियों को कैसे अवॉइड करें। तुम जिन शहरों में रह रहे हो ना, कोशिश करो कि उन शहरों को ही अवॉइड कर सको। आपकी जो शहरी जिंदगी है, आमतौर पे मेट्रो में ही ये ज्यादा सब सुनने को आता है, रोड रेज, है ना। तो आपकी जो अर्बन लाइफ है वो इतनी डिह्यूमनाइज्ड है, हम्म, कि उसमें आपके लिए कोई डिग्निटी नहीं होती, कोई गरिमा नहीं होती। आपको पता होता है कि लगातार आपके भीतर से आपकी ह्यूमननेस, आपकी मानवता ही छीनी जा रही है। हम एक तरह से सब अर्बन इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स की कोई डिग्निटी होती है क्या? आपको कितना विचार करना पड़ता है किसी कीड़े को मार देने में? कुछ भी नहीं, है ना।
वही हमारी हालत है जिस तरीके की, विशेषकर भारत में, क्योंकि आप अभी मुंबई की बात कर रहे हैं, ये सब दिल्ली में भी होता है बहुत। जैसी हमारी जिंदगी है, हम लगातार भरे होते हैं क्रोध से, क्षोभ से, इंडिग्नेशन से। और वो चीज़ सड़क पर और ज़्यादा हो जाती है। उसकी कई वजहें हैं। प्रमुख वजह ये है कि आमतौर पे आप जिस वजह से सड़क पर निकले ही हो ना, वो वजह ही गलत है। आप सड़क पर होते ही गलत वजह से हो, भीतर ही भीतर कुछ आपके बड़े कष्ट में होता है और बड़े क्रोध में होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने आपका बम्पर छू दिया पीछे से तो इस वजह से आपको बहुत गुस्सा आ गया। आप बहुत पहले से गुस्सा थे। आप गुस्सा थे कि आप सड़क पे हो ही क्यों। आप बहुत क्रोध से भरे हुए थे कि आप क्यों नहीं लात मार सकते हो इस जिंदगी को। और आप अपनी बेबसी पर नाराज थे कि छोटे से लालच के पीछे आप कैसी जिंदगी बिता रहे हो। बिता नहीं रहे हो, रोज यही करते हो। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सड़कों को देखो, और शाम को 7 से 8 तक। अगर कोई मुझसे पूछे मेरी जिंदगी में कौन सी बातें हैं आनंद की, तो कहूँगा एक बात यह है कि मैं सड़कों पे रात पे 12 बजे के बाद निकलता हूँ, अक्सर रात के 1-2 बजे के बाद। और जब किसी वजह से मुझे ये दफ्तर वालों के समय में सड़क पे निकलना पड़ जाता है, ऐसा 2 4 6 महीने में एक बार ही होता है, तो अपने काम के प्रति मेरा अनुग्रह, मेरा ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी भेंट, उपहार, अनुग्रह, नियामत हो नहीं सकती थी कि मुझे इस तरीके की गुलामी से बचा दिया। अपने कॉरपोरेट जीवन में मेरी मेरी दो नौकरियां गुड़गांव की थी। जो पहली थी सॉफ्टवेयर वाली, उसमें भी मैं कुछ दिन गाजियाबाद से गुड़गांव गया हूँ। फिर मैंने कहा ये नहीं होगा। तो एलुमनस के लिए आईटी ये सुविधा देता है कि आपको अगर उपलब्ध होगा तो हॉस्टल में मिल जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ पे जाकर रहना शुरू किया, वहाँ से गुड़गांव जाता था। और उसके बाद फिर एमबीए के बाद एक समय ऐसा आया जब मैं दिल्ली से गुड़गांव, कभी गाजियाबाद से गुड़गांव जाया करता था। मैं अच्छे से जानता हूँ रोड रेज क्यों होता है। जबरदस्त रेज मुझ में भी होता था। और अब तो फिर भी सड़क चौड़ी हो गई है, और गुड़गांव में वो बन गया आपका पूरा डीएनडी वाला, उस समय पर बना भी नहीं था। महरौली, महिपालपुर यही झेलता था हर आदमी। ये कोई रहने की जगह है, ये कोई जिंदगी है, ये कोई काम है? बस हमने अपने ऊपर लायबिलिटीज पाल ली हैं तो इनको लात नहीं मार सकते, इतनी सी है बात। एक इंसान के ऊपर से वो सब लायबिलिटीज, बोझ हटा दो जो उसने बेहोशी के कुछ पलों में पाल लिए। उसके बाद देखो कि वो अपनी नौकरी में बचा रहता है कि रिजाइन करता है। नौकरी हो चाहे अपना पेशा हो, व्यापार हो, कुछ भी हो। ऐसा थोड़ी है कि जो लोग अपना व्यापार चला रहे हैं वो कोई बेहतर स्थिति में है। एक से एक गंदे धंधे हैं। गंदा है पर धंधा है।
इसी बात का हमें बहुत जबरदस्त गुस्सा है, भीतर ही भीतर गुस्सा में खाए जा रहा है कि क्यों जिंदगी में हमने ऐसे फैसले कर रखे हैं, क्यों ऐसे बंधन पाल रखे हैं कि हमें इतनी लानतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर दिन हमारी गरिमा पर, हमारी डिग्निटी पर चोट करता है, हमारे मुंह पर जिंदगी रोज जूते मारती है और हम उसको झेले जाते हैं। क्यों झेले जाते हैं? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं। हम ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि जिम्मेदारी का अर्थ क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माने क्या हमें पता नहीं, हमें समाज ने, हमें लोक धर्म ने बता दिया ऐसा करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो हम करने लग जाते हैं। किसी धार्मिक जगह के बारे में मैं किसी यात्री का विवरण पढ़ रहा था आज। बोले मैं तो चला गया था ऐसे ही, और वहाँ ऊपर थोड़ा जाना होता है, लगभग 1000 सीढ़ी, थोड़ा। बोले वहाँ बोला गया कि कम से कम 500 सीढ़ी तक तो फलानी चीज है, उसको ऐसे उठा करके ले जाना होगा। बोले मुझे तो पता भी नहीं था कि ये उठा के ले जाना है। मैं तो 30 से ज्यादा पहाड़ देखने चला गया था, मैंने कहा इतने लोग जा रहे हैं, कुछ होगा। अब ये सर पे ढो रहे हैं, जानते भी नहीं कि क्यों ढो रहे हैं। धर्म से सच पूछो तो कोई लेना ही देना नहीं, भीड़ के पीछे पीछे फंस गए। अब ये ऐसे ढोते हुए जा रहे हैं, बगल में कोई आए इनको कंधा मार दे तो रोड रेज होगा कि नहीं होगा सीढ़ियों पे, बताओ? क्योंकि दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी जिंदगी से, अपने फैसलों से, अपनी हस्ती से। ऐसा नहीं कि वो जिसने कंधा मार दिया आप उसके दुश्मन हो, सच्चाई तो ये है कि वो आपका भाई है। वो भी उसी सड़क पर है जिस सड़क पर आप हो, वो भी वही जिंदगी जी रहा है जो आप जी रहे हो, और दोनों बेसाख्ता गुलामी की जिंदगी जी रहे हो। दोनों ही उस सड़क पर होना नहीं चाहते थे पर हैं, और दोनों इसी वजह से बहुत बहुत नाराज हैं। अगर आप उस सड़क को, एक सवाल है मेरा आपसे, अगर आप उस सड़क को एंजॉय कर रहे होते और कोई आके आपकी गाड़ी में जरा डेंट मार जाता, तो आप लड़ने जाते क्या? आप कहते चिल ब्रो, तू भी मौज कर, मैं भी मौज कर रहा हूँ, दोनों इस सड़क पे मौज करने के लिए हैं। पर ना तो वो सड़क पे मौज कर रहा है ना आप कर रहे हो, दोनों ही बहुत ज्यादा भरे हुए हो रोष से, है ना? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। आप नाच रहे होते हो, मस्त नाच रहे हो, कोई जगह है नाचने की, कोई बात है नाचने की, उत्सव है जिसमें आपको सचमुच दिली खुशी है। और नाचते नाचते कई बार होता है कि किसी का कंधा आपके कंधे में भिड़ गया, आप उसको मारना शुरू कर देते हो। अभी कुछ दिन पहले सब लोग तुम यहाँ नाच रहे थे, किसी का हाथ, किसी का पाँव, किसी का कंधा छू ही जाता होगा, तो क्या करा? मॉब लिंचिंग करी उसकी, मारा, कितनों को मार दिया? किया क्या? क्यों नहीं किया? क्योंकि खुश हो। अभी कोई बड़ी बात नहीं कि किसी का थोड़ा छू गया तो बोले ठीक है यार, तू भी मौज कर, हम भी मौज कर। हम यहाँ पे लड़ने थोड़ी हैं, तो मौज करने हैं। यही वजह है कि जहां एकदम थका हुआ, जमा हुआ, घुटन भरा, धुआं भरा ट्रैफिक होता है, वहां रोड रेज की संभावना और बढ़ जाती है। हरी बात समझ में? हम जिंदगियां ही ठीक नहीं जी रहे, हम बंदे ही ठीक नहीं है। आप जहां हो वहां आपको होना ही नहीं चाहिए, पर आप कहते हो रहूंगा तो मैं यहीं पे करूंगा भी वही जो कर रहा हूं, जैसे फैसले लिए हैं वैसे ही फैसले और लेता जाऊंगा। रोड रेज कम करो, रोड रेज कम करो। कोई एनजीओ वगैरह बना के पदयात्रा निकाल लो सब सफेद कपड़ों में। नो रोड रेज, मोमबत्ती मोमबत्ती लेकर के, उससे क्या होगा? ये सतही इलाज हैं, ये ऊपरी झुंझुने हैं, इनसे क्या बदलना है? बदलना तब है जब जिंदगी की नींव बदले।
वही शहर, वही जिंदगी, वही रिश्ते, वही कामनाएं, वही प्रायोरिटीज, वही भविष्य, वही उम्मीदें, वही योजनाएं। एक जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो बगल की कंपनी में चले जाते हो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? रोड रेज तो दिखाई पड़ जाता है, सड़क पे है, पब्लिक है, कोई फोटो खींच लेता है। ये जो घर पे बच्चे पीटे जाते हैं और बीवियां पीटी जाती हैं और आजकल मर्द भी पीटे जाते हैं, वो तो पता भी नहीं चलता ना। फ्रस्ट्रेटेड बाप लौट के आया है रात में 9:15 बजे काम से। हम्म। और बेटा है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड अपने स्कूल से, छोटा 5-6 साल का। उसने बोल दिया, अरे संडे वाले पापा आज जल्दी आ गए, क्योंकि रोज आया करते हैं वो 11 बजे, 9:15 बजे जल्दी है। और संडे वाले पापा बोल रहा है क्योंकि वो संडे को ही दिखते हैं उसको। वो 11 बजे आते हैं, तब तक ये नुन्नू सो चुका होता है, और सुबह जब तक ये जगता है तब तक वो जा चुके होते हैं। तो उसका नाम क्या रखा है? संडे वाले पापा। तो एक दिन 9:15 बजे आ गए जल्दी, तो बोले अरे संडे वाले पापा जल्दी आ गए। और जो धो 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 धोया गया वो भी तो रोड रेज ही है ना। जिंदगी की रोड, झुन्नू का रेज। फिर ऑफिस जाते हो, वहां भी बात बात में कलह हो जाती है, छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं। किसी ने कुछ यूं ही कह दिया बेख्याली में, बिना इस आशय के भी कि तुम्हें चोट लगे, तब भी चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम पहले से चोटिल हो। शरीर में किसी जगह पर घाव हो, वहां कोई थोड़ा सा भी छू दे तो बहुत दर्द होता है ना। वो दर्द इसलिए नहीं है कि उसने छू दिया, वो दर्द इसलिए है क्योंकि पहले से घाव है। हमारा पूरा अस्तित्व ही घावों से भर गया है। कोई जरा सा छू दे हम क्रोधित हो जाते हैं। बड़ा दर्द होता है घावों में, किसी ने थोड़ा सा भी रगड़ दिया तो। ये है रोड रेज। तुम किसी दिन सचमुच प्रफुल्लित हो, जॉयफुल एकदम, पूछ तो रहा हूं, उस दिन करोगे रोड रेज क्या? बताओ। हाँ, तो सारी बात इसकी है ना कि खुंदक किसके खिलाफ? अपनी जिंदगी के ही खिलाफ। पर जिंदगी ने तो ठेका ले नहीं रखा तुमको परेशान करने का। तो जिंदगी से अगर तुमको इतनी खुंदक है, तो तुम बताओ ना कि तुमने जिंदगी में ये फैसले क्यों कर रखे हैं, और रोज रोज फैसले क्यों करते जा रहे हो? क्योंकि बंधन तोड़ने का फैसला तो किसी भी दिन किया जा सकता है, बंधन बचाने का फैसला तो तुम रोज रोज करते हो। लालच, स्वार्थ, कभी खुद से ईमानदारी से अकेले में दो बातें न करना, पूछना नहीं कि ये जो मेरे स्वार्थ हैं ये मेरे लिए जरूरी भी हैं क्या। हम सब बहुत नाराज लोग हैं, हम सब बहुत खतरनाक हो चुके हैं। नाराज हम खुद से हैं। खुद को तो लगातार हम पीटते ही रहते हैं, कभी कोई और मिल गया तो उसको भी पीट देते हैं। बहुत लोग हैं वो अब गाड़ी में हॉकी और सरिया वगैरह रख के चलते हैं, मौका ही तलाश रहे होते हैं कि कुछ हो जाए और धमक दें। कोई कह रहा था कि जितने लोग कई बड़ी बीमारियों से अस्पतालों में नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग सड़कों पे मरते हैं। हालांकि उसका ज्यादा बड़ा कारण दुर्घटनाएं हैं। पर अगर तुम गौर से देखो तो दुर्घटनाओं में भी क्या वही फ्रस्ट्रेटेड इंसान जिम्मेदार नहीं है? हम्म। उसको पता है भीतर से जिंदगी ठप पड़ी हुई है, तो वो बाहर से गाड़ी 140 पे उड़ाना चाहता है, ताकि अपने आप को ये
सांत्वना दे सके कि कहीं कुछ तो मूवमेंट हो रहा है। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, यू आर स्टक। तुम्हारी जिंदगी भीतर से बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। बाहर से गाड़ी भगा के क्या होगा? भीतर कुछ नहीं हिल रहा। आपने देखा है, आप जब जिंदगी से खुश होते हो तो रोड रेस तो छोड़ दो, आप रैश ड्राइविंग भी नहीं करते। आपने देखा है, जब मन भरा होता है, चित्त शांत होता है, तो गाड़ी लगभग क्रूज करती है। आपके पास मौका भी होता है कि 140 कर दो, तो भी आप अपना गाड़ी को आराम से 80 90, बहुत हुआ तो 100 पे, जितना सड़क अनुमति दे उतना आप चलाते हो। आप भगाने के फेर में लगते ही नहीं, क्योंकि भीतर कुछ है जो अभी शांत है, थमा हुआ है। तो बाहर गाड़ी भगाने का बहुत जोश आता नहीं। वो जोश रोश से आता है। रोश जितना कम होगा, गाड़ी भगाने का जोश भी उतना कम होगा। अब अगर हम यातायात की बात कर रहे हैं, लोकोमोशन की, तो जानते हो लिफ्ट रेज भी होता है, एलिवेटर रेज। वो घुसना चाह रहा था, उसको घुसने नहीं दिया। एक की लिफ्ट में पिटाई हो गई, इसलिए नहीं कि वो सबसे अंत में घुस रहा है और जगह नहीं है, वो पहले से घुसा हुआ है, उसको पीट दिया। बताओ क्यों? क्योंकि मोटा बहुत था। उसकी वजह से, वैसे लिफ्ट की कैपेसिटी थी 8 लोगों की, उसकी वजह से 7 या 6 ही घुस पा रहे थे। और जब घुसे, दरवाजा बंद कर दें, तो लिफ्ट ऐसे ऐसे करे, ओवरवेट ओवरवेट ओवरवेट, उसको पीट दिया लिफ्ट के अंदर ही। कुछ हुई होगी थोड़ी बहुत कहा सुनी, किसी ने पहले कोई ताना मारा होगा कि ऐसे मोटे लोग हैं तो ओवरवेट हो रहा है, तो उसने कुछ बोल दिया। चलती लिफ्ट में पिट रहा है। बताओ ये कैसा रोड रेज है? वर्टिकल रोड, और एक मोटा उसके अंदर पीटा जा रहा है। उसको बीच में कहीं रोक के, जहां उसको जाना था 18वीं मंजिल, उसको 10वीं मंजिल में ही रोक के बाहर फेंक दिया लिफ्ट से कि मोटे अब तू सीढ़ियों से आएगा। ये सब होता है। कोई लिफ्ट में कुत्ता लेके घुस गया, उसे कुत्ते से लड़ गए। हम भीतर से बहुत बीमार लोग हैं, बहुत दुखी हैं। और जब तक हम अपने वही हठ, वही जिद, वही आग्रह पकड़े रहेंगे जो पकड़े हैं, तो हम दुखी ही रहेंगे। हमें दुख देने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं है। आपके बॉस ने नहीं दुखी कर रखा आपको, ट्रैफिक ने नहीं दुखी कर रखा आपको। आपको आपकी उस मजबूरी ने दुखी कर रखा है, जो ये जानते बूझते हुए भी कि अभी पीक ट्रैफिक है, ट्रैफिक में उतरती है। घर से चलते हो तो पता तो होता ही ना, जीपीएस बता देता है, पूरा रेड 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 दिखा रहा है, लाल है एकदम। जो रास्ता अधिक से अधिक 15 20 मिनट होना चाहिए था, अभी 1.25 घंटे का है। बताओ ना कौन सी मजबूरी है? तुम तो मजबूरी गिना दोगे, मुझे मालूम है। फिर पूछो अपने आप से, मजबूरी तो है, जरूरी है क्या? तब वहां पे फिर लड्डू आ जाएगा कि नहीं, भविष्य के लिए कुछ लड्डू पका रखे हैं, भविष्य की कामनाएं, प्लान्स, डिजायर्स, एम्बिशंस। तुम्हें मिला क्या आज तक अपनी एम्बिशन से? आज भी जहां तक पहुंचे हो, अगर रोड रेज की बात हो रही है तो गाड़ी होगी, गाड़ी होगी तो कुछ उम्र भी होगी अब तक आपकी। आज तक क्या मिल गया एम्बिशंस पे चल के, जो आगे की एम्बिशंस की खातिर आज अपनी जिंदगी को इतना नर्क कर रखा है? अभी तो बात सिर्फ गाड़ी बढ़ाने की हो रही है। गाड़ी के भीतर का जो माहौल होता है ना, वो बहुत टॉक्सिक होता है। जो गाड़ी के भीतर की हवा होती है वो सुपर टॉक्सिक होती है। गाड़ी के भीतर आप, खासकर आपने अगर सब बंद कर रखा है और एसी चला रखा है, हवा टॉक्सिक होती है। वो जो प्लास्टिक्स होते हैं और जो लेदर के ऊपर जो फिनिशिंग करी जाती है, और जो वायर्स होते हैं और वायर्स गर्म हैं, उनके ऊपर जो प्लास्टिक है, वो भी कई तरीके की फ्यूम्स होती हैं, क्योंकि कई तरीके के केमिकल्स हैं जो गाड़ी के केबिन में हैं। और जो समय 20 मिनट का हो सकता था, वो 1 घंटा 20 मिनट का हो रहा है। और खिड़की खोल सकते नहीं, क्योंकि बाहर AQI सिर्फ 656 है।
खुश बहुत हैं, पैसा जमा कर लिया है। ये सारा पैसा जाएगा टॉप के ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट को, कैंसर स्पेशलिस्ट को। और जब कैंसर हो जाएगा तो कहेंगे देखा हम कितने स्मार्ट थे, इतना पैसा जोड़ा तभी तो अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं। तो तुम्हें कैंसर हुआ ही क्यों है? पैसा जोड़ने की वजह से। ये तुम्हें नहीं बात समझ में आएगी। देखा इतना पैसा जोड़ा तभी तो अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करा पा रहे हैं। हार्ट सर्जरी की नौबत ही क्यों आई है? उस पैसे के ही कारण। ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा। भारत में जो बड़े शहर हैं, मैं दुनिया भर के बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, पर भारत में जो बड़े शहर हैं, वो, फिर कह रहा हूं, वो आपको डिह्यूमनाइज करते हैं। वो देखे हैं वो जो छोटे छोटे चलते हैं ट्रक, मिनी ट्रक्स, जिनमें सुबह सुबह इतने इतनी सेल्स होती हैं, उनमें मुर्गे रख के ले जा रहे होते हैं। देखें? हम्म। बहुत सारे ऑफिसेज की कैब्स, ब्लिक बसेस, वो सब क्या है? वो मुर्गे भी क्यों जा रहे हैं? और ये सब भी जो घुस घुस के जा रहे हैं बसों में और कैब्स में, ये काहे के लिए जा रहे हैं? कटने। मुर्गा तो एक मामले में किस्मत वाला है, एक ही बार कटेगा। ये तो जाते हैं रोज, इनके पंख नोचे जाते हैं, इनको वापस भेज दिया जाता है घर जाओ। घर में जा करके बेटे बीवी को पीटो, अगले दिन फिर आ जाओ अपने पंख नोचवाने ऑफिस। हम्म। किस लालच में कि बोल पाओ मैं भी तो मेट्रो में रहता हूं, मैं भी तो मेट्रो में रहता हूं। बड़े शहर में रहते हैं, बड़े शहर में। हमारे नीति निर्धारक बोला करते हैं अर्बनाइजेशन इज द सॉल्यूशन टू इंडियाज प्रॉब्लम्स। फिर आप पूछ रहे हो रोड रेज। जिंदगी आप जितनी वेल्थ के पीछे बिता रहे हो ना, एक दूसरा शब्द है रिचनेस। और जीवन में पैसा निसंदेह चाहिए, पर रिचनेस में पैसे का बस एक सीमा तक ही योगदान होता है। ये जो रोज 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हो, इतने में दुनिया की न जाने कितनी अच्छी किताबें पढ़ ली होती। उनसे जिंदगी में रिचनेस आती है। कभी सोचा है सीटीसी आ जाती है हाथ में, उसमें कभी ये सोचा है ये तो कॉस्ट टू कंपनी है? सीटीई क्या है? कॉस्ट टू एम्प्लॉय क्या है? तुम्हारी जो जिंदगी ही निचोड़ ली, जो तुम्हारा खून ही निचोड़ लिया, उसको कभी तुम कैलकुलेट करते हो? वजन बढ़ा जा रहा है, जिंदगी में समय नहीं निकाल पाते जिम भी जाने का, पर वहां भागे जा रहे हो कि आज तो 8 ही बजे मीटिंग है तो पहुंचना ही जरूरी है। अब वहां ये दिखाई थोड़ी देगा कि इसकी वजह से तुम्हारी उम्र कितने दिन घट गई। उस 2.5 घंटे में तुम कुछ खेल सकते थे। खेल सकते थे कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है कि वेल्दी भी हो जाओगे, रिचनेस से तो हाथ धोते ही हो, वेल्दी भी नहीं हो जाते। ये कौन सी नौकरी है जो करके बताना कि कोई वेल्दी हुआ है आज तक? वेल्दी होना अपने आप में कोई बहुत ऊंचा ऑब्जेक्टिव है नहीं। पर अगर तुम्हें वेल्दी भी होना है तो मुझे बताओ ना, ये जो जिन नौकरियों के पीछे ये ट्रैफिक जाम लगा होता है, ये सब लोग जो सुबह सुबह भाग रहे होते हैं जॉब करने के लिए, ये वेल्दी हो जाएंगे क्या जॉब कर करके? वेल्दी हो जाएंगे? इनमें से बहुतों की हालत ये होती है कि महीने के अंत में मूवी देखने के पैसे नहीं बचते। बहुतों की हालत ये होती है कि क्रेडिट कार्ड पे जी रहे होते हैं। ये वेल्दी हो जाएंगे नौकरियां करके?
कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी निकाल लिया करो। यही मत देखा करो कि पैसे कितने मिल रहे हैं, ये भी देखा करो कि तुम उसमें जिंदगी कितनी दे रहे हो। बहुत लोगों को तो गाड़ी खरीदनी इसलिए पड़ती है कि उनको ऑफिस जाना है, बहुतों को गाड़ी अपग्रेड करनी पड़ती है कि ऑफिस जाना है। वो तुम कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी इंक्लूड करते हो कि अगर मैं नौकरी नहीं कर रहा होता तो ये खर्चे भी तो नहीं होते। और उसमें जो मेंटल लॉस है वो तो हम क्या ही गिने। झुंझुलाया हुआ एक जवान आदमी जो हर समय बस झुंझलाया हुआ ऐसे गिरा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ ये सब करके वो वेल्दी भी नहीं हुआ जा रहा। बहुत सारे ऐसे खोखे होते हैं, ढाबे होते हैं, उन्होंने ऐसे बेंच डाल रखी होती हैं, उस पर जवान लोग बैठे होते हैं, खासकर फ्रेशर किस्म के, 25-27 साल से कम उम्र के। वो बैठे हुए हैं, बिल्कुल फॉर्मल शर्ट पहन रखी है, फॉर्मल ट्राउजर्स, चमकदार शूज, और वहां टाई ढीली करके ये ऊपर का बटन खोल के कह रहे हैं, लगा यार पराठा लगा 20 रुपए वाला। तुम वेल्दी भी तो नहीं हो पा रहे हो। हाँ, बस अपने आप को ये सांत्वना दे रखी है कि मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, तो गोरखपुर वाले तुम्हारे ताऊ जी की छाती चौड़ी हो जाती है। लड़का गुड़गांव में काम करता है तो क्या करता है? लगभग वैसे ही जैसे बहुत सारे कनाडा में टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। ये जो खुद को बेवकूफ बनाना है, ये अक्सर उस प्रक्रिया में होता है जिसमें हम दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं। मैं जिन कैंपसेस से आया हूं वहां पर ये बहुत चलता है, दूसरों को बेवकूफ बनाना अपना बता बता के। उदाहरण के लिए एक बहुत साधारण सा पैकेज हो डॉलर में, उसको आईएनआर में माने रुपए में बदल दो तो वो करोड़ों का हो जाता है। आ रही बात समझ में? बहुत साधारण सा पैकेज हो, 120,000 US डॉलर्स, ये कोई बड़ा पैकेज नहीं होता है। पर ये कितना बन गया रुपए में? मामला करोड़ में चला गया। अब वो तुरंत फोन जाएगा इटावा, बहराइच, मंदसौर, पटना। अगर करोड़ों की लगी है, करोड़ों की, करोड़ों की तो पता नहीं पर लगी है। और ये जाके किसी अमेरिका वाले से पूछो कि 120,000 डॉलर्स होते कितने, महीने का 10,000 डॉलर कितना हो जाता है। ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया। ये जो नए नए वाले जाते हैं आईटी वाले, इनको तो 5,000 7,000 डॉलर मिल जाए बड़ी बात होती है। इतना तो तुम वहां पे टैक्स देते हो सबसे पहले। भारत की तरह नहीं है कि इधर उधर कुछ छुपा लोगे, बचता क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना है नहीं, हर आदमी गाड़ी रखता, गाड़ी खरीदोगे, रेंट दोगे, कुछ नहीं बचना। पर हम धोखा देने में माहिर होते हैं। हम वेल्दी हो रहे हैं, हम वेल्दी हो रहे हैं। तुम वेल्दी भी कहां हो रहे हो? रिचनेस भी गई और वेल्थ मिली नहीं, माया मिली न राम। बोलो भैया गुरुग्राम। लगा भाई 20 वाला पराठा लगा। उसके बाद जाके दुनिया को यह भी तो बताना है कि मैं एमएनसी में काम करता हूं। इधर उधर से जो इनके बेरोजगार दोस्त होते हैं उनसे उधार मांग रहे होते हैं। बोल रहा मैं तो बेरोजगार हूं, कह रहा है मेरी तुझसे भी खराब हालत है, मैं एमएनसी में काम करता हूं, मुझे कुछ उधार दे दे।
आधा तो रोड रेज इसलिए भी होता है क्योंकि पता है कि जो डेंट लग गया है ये निकलवाने की इनकी हैसियत है नहीं अब। सर्विस सेंटर वाले भी होशियार होते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं ये तो बम्पर ही पूरा चेंज होगा, ये डेंट नहीं निकल सकता, ये बम्पर ही जाएगा पूरा नया लगेगा, ये तो पूरा पार्ट ही जाएगा जी। और पेंटिंग हाँ जी वो भी पूरे पार्ट की होगी, या इतना तो। काय के लिए जान दे रहे हो यार, निकलो यहाँ से। हम्म। जाओ जहां जिंदगी हो, कम कमाओ पर जियो तो सही। जिसको देखो वही भगा चला आ रहा है, 2.5 करोड़ कर दी एनसीआर की आबादी, अभी सेंसस हो तो पता नहीं 3 करोड़ निकले। हम्म। अभी हम मुंबई पे था, तो वहां पे कोई बोल रहे थे कौन कहता है कुत्तों की पूंछ सीधी नहीं होती, मुंबई में आके हो जाती है। क्यों? यहाँ टेढ़ी होने की जगह ही नहीं है। टेढ़ी कैसे करेंगे, वहां उतने में कोई और कुत्ता खड़ा हुआ है। जब कुछ नहीं होता जिंदगी में तो एक ऑब्जेक्टिव बचता है, क्या? वेल्थ। क्या करोगे? वही बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। जी लो। जब मस्त होते हो ना उसके बाद कोई गाड़ी ठोक देगा तो कहोगे भाई क्या बात है, कहाँ भगा चला जा रहा है, इधर आ, चाय पीते हैं, बैठ जा। ये बात है, कैसे भाग रिया था, इधर आ तू, इधर आ, यहाँ बैठ। अरे नहीं हॉकी नहीं निकाल रहा मैं, चाय पिला रहा हूँ, बैठ जा। हाँ बता भाई कहाँ जा रहा था? छोड़ ना, बातें करते हैं। आप अगर फंस गए हो तो कम से कम अपने बच्चों को यहाँ से निकालो, ये शहर रहने लायक नहीं है। ठीक है। ये ये पानी, ये हवा, ये माहौल, बाहर निकलो। और आचार्य जी कभी एक्चुअली में इस तरह के सिचुएशन में इस तरह के लोगों के साथ अगर फंस जाए, जहाँ पे आपको मतलब डील करना ही पड़े रोड रेज में, या कभी ऐसे भी लोग अचानक से नाराज हो जाते हैं बिना किसी बात के, आपने बताया क्यों, तो वैसी स्थिति में जो आप एक्चुअल में फंस गए हैं और आप उस तरह के सिचुएशन में हो, फिर कैसे डील करना चाहिए? लाइक शुड बी जस्ट। आपके सामने पागल सांड है, तो आप क्या करोगे? भग लो। कहते हैं ना कटले, यही जवाब है, कटले और क्या। उससे बहस थोड़ी करोगे, क्या करोगे? और उसके पास खोने को कुछ नहीं है, वो तो खुद चाहता है कोई उसे गोली मार दे। उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद है कि आप से वो भीख मांग रहा है, कह रहा है मुझ पे एहसान करो, मुझे मेरी जिंदगी से आजाद कर दो। तो आप कहो कि मैं तुझ पे एफआईआर कर दूंगा, मैं तेरा ऐसा नुकसान कर दूंगा, वो कहेगा आकर मेरा नुकसान, मैं चाहता हूं मेरा नुकसान हो। तो उससे बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। जहां तक गाड़ियों की बात है, सबका इंश्योरेंस रहता है, तो काहे के लिए इतने परेशान हो रहे हो? गाड़ी ठुक गई है अच्छी बात है, कुछ अपना लगेगा कुछ इंश्योरेंस से लगेगा, और क्या। नहीं तो वो सूत्र याद रख लो, जब मुझे स्कूटर सिखा रहे थे मेरे पापा तो उन्होंने बोला था, बोले थे ऐसे चलाओ जैसे सड़क पे तुम्हारे अलावा बाकी सब अंधे हैं।
तुम ये उम्मीद ही मत रखो कि सामने वाला सही समय पे ब्रेक लगा देगा। तुम ये मान के चलो कि वो नहीं लगाएगा। किसी के पीछे पीछे चल रहे हो, ये क्यों मान के चल रहे हो कि वो अचानक से ब्रेक नहीं मार देगा। तुम ये मान के चलो कि तुमने जिसके बम्पर से बम्पर में गाड़ी लगा रखी है वो ब्रेक अचानक मार सकता है, तो दूरी खुद बना के रखो ना। ये कहने से कोई फायदा नहीं कि गलती उसकी थी, उसने अचानक से ब्रेक मार दिया। वो वैसा ही है, वो मारेगा। अब तुम देख लो कि तुम्हें ऐसी उलझन की स्थिति में पड़ना है कि नहीं पड़ना। नहीं पड़ना तो खुद ही बच के चलो। ऐसी स्थिति क्यों आने देते हो, फिर कहो कि लग के प्रूव कर रहे हैं कि इतनी तेरी गलती थी, नहीं तेरी गलती थी, तू इस लेन में नहीं था, तू इस लेन में नहीं था। भाई ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ सब फ्रस्ट्रेटेड पागल घूम रहे हैं। तुम्हारा काम है खुद को बचा के चलना। और इसमें मर्दानगी की कोई बात नहीं है कि जब मेरी गलती नहीं तो मैं झुकूं क्यों। यही सांड से बोलो जाके, खड़े रहो। वो कितना भी रेलता रहे सींगों से, खड़े रहो। बोलो मेरी गलती नहीं तो, वो भी यही बोलेगा मैं तुझे झुकाऊंगा नहीं, मैं तुझे उछालूंगा। झुकने की तो बात ही नहीं हो रही है, वो उछलने की बात हो रही है। गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखो ना। किसी ने ठोक ठाक दी है, इंश्योरेंस कंपनी जाने क्यों परेशान हो रहे हो। तुमने किसी की ठोक दी है, वो कह रहा है कि मेरे इतने लगेंगे, ले ले यार तू, निकल। ठोका ठोकाई की स्थिति ना आए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और फिल्मी हीरो तो बना ही मत करो कि गाड़ी भिड़ गई है तो वहां से ऐसे करके उतर रहे हैं। हाँ कौन है, तुम्हें सचमुच पता है कौन है, और कोई निकल ही आया तो। मेरे साथ हुआ था। पेट्रोल पंप था, रात के 2 बजे की बात। तो वो लगभग लगाने ही वाला था मेरी कार में फ्यूल। बहुत पहले की बात है, 20-21 साल हो गए। लगाने ही वाला था। तो वहां पर आकर के रुकती है एक स्कॉर्पियो, और उसके सारे शीशे जो है एकदम काले, और मुझे तो पता नहीं कौन है। तो वहां से एक शीशा उतरता है, वो उसको बोलता है पहले यहां पर। और वो, मैं, मेरी गाड़ी पहले से खड़ी है, रात का समय और कोई गाड़ी है नहीं वहां पे, वो बस लगाने ही वाला है, उसको लगा नहीं पहले यहाँ लगा। मैं भी तब जवान था, मैं ऐसे बदसलूकी। और उस वक्त पे हट्टा कट्टा मैं भी था थोड़ा। मैंने कहा ये, अब वही एक दिख रहा था, शीशा उतरा था तो, और बोल रहे हैं ये यहाँ लगा। मैं गाड़ी से उतर आया, मैंने कहा यहाँ है, इधर लगेगा, इधर ही। हम्म, तो वो नीचे उतर आया, और वो जो पेट्रोल पंप वाला था उससे, उसका हाथ ही पकड़ के बोलता नहीं पहले इसमें भर। मैं भी खड़ा हूं, मैंने कहा कुछ नहीं, पहले इसमें ही भरा जाएगा। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, मैंने तड़ाक थापड़ मार दिया उसको। उसमें से 4 और निकल पड़े वैसे। मैंने कहा ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये तो चलो शरीर थोड़ा ठीक ठाक था तो 1-2 मिनट जो हो सकता था मुकाबला करा। 5-7 खुद खाए, एक एक उन सबको भी लगाए। इतनी देर में बाकी सब जो सो रहे थे पेट्रोल पंप वाले, वो उठ के आ गए। कुछ भी हो सकता है ना। उनमें से किसी ने एक सरिया निकाल लिया होता तो आज आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। तू जानता है मेरा बाप कौन है, सिंड्रोम रिसर्च। हम्म। जिंदगी बहुत अच्छी चीज हो सकती है, बहुत ऊंची चीज हो सकती है। वो पागल सांड और रेबीज वाले कुत्ते, इनसे लड़ने में थोड़ी बितानी है। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अतुल है और मैं पिछले 1.5 साल से सत्रों से जुड़ा हूँ और आचार्य जी को लगभग पिछले 3 या 4 सालों से सुन रहा हूँ, आई थिंक कोविड के बाद से।
और मैं यूएसए न्यू जर्सी में रहता हूँ। एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए एज़ अ टेक्निकल लीड काम करता हूँ। तो हमेशा तो लाइव सत्रों से जुड़ पाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि दिन के समय सत्र होते हैं और उस समय ऑफ़िस की मीटिंग्स वगैरह चल रही होती हैं। तो इसलिए जब भी वीकेंड पे पॉसिबल हो पाता है तो अटेंड करता हूँ। तो पिछले डेढ़ साल में डेढ़ साल से तो सत्रों को ही सुन रहा हूँ और उससे पहले जो आचार्य जी से सीखें मिली उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि जो चेंजेज़ मैंने अपने आप में देखे कि समय का काफ़ी सदुपयोग होता है। तो अपने समय की बचत एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा लगा। दूसरा कि पहले छोटी-छोटी बातों को लेकर भी बहुत चिंता होती थी जिसको हम इन शॉर्ट माया कह सकते हैं कि कोई भी एक चीज़ उसको ओवरथिंक करते रहता था कि ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था या फिर ये चीज़ सही होनी चाहिए थी। तो ओवरथिंकिंग वाला इश्यू अभी हट गया है और जो चीज़ भी 10 से 15 मिनट अगर ज़्यादा दिमाग में रहती है दैट मीन्स कि वो माया ही है। तो उसको फिर इमीडिएटली हटा देता हूँ फिर।